हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार सचिवालय के लिए 50 एमसीक्यू, जिसमें हम लोग देखेंगे जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चंस और ये हमारा सेट नंबर 1 है। और आशा करते हैं कि ये सीरीज़ आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो होंगे जहाँ पर आपको जानना चाहिए डिटेल में बात करेंगे, ताकि एक से ज़्यादा क्वेश्चन आपको जानने को मिले। ठीक है, इससे पहले भी हमारी जो कि सीरीज़ चली थी इसके रिगार्डिंग, तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और हाल ही में मैंने एक मास्टर वीडियो अपलोड किया था 500 जीके जीएस का, एक ही वीडियो में करीब 2.5 घंटे का वीडियो, आप उसको देख लेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और इसके बाकी भी जो भी पार्ट्स आएंगे आप उनके साथ जुड़े रहिए और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए और हो सके तो नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में स्थित है। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? हाल ही में नया राजधानी बनाया गया नुसंतारा। पूछा जा सकता है कि नुसंतारा का जो कि अर्थ क्या होता है, तो नुसंतारा का अर्थ होता है द्वीप समूह। ठीक है, द्वीप समूह, इसे याद रखेंगे। और देखिए, अभी बात हमने करा था लूसी के बारे में, तो अगर आपसे पूछे कि इंडोनेशिया में और कौन कौन से ज्वालामुखी स्थित हैं, जैसे आपको पता होगा सुमेरु ज्वालामुखी, मेरापी होता है, सिनाबॉन्ग होता है और एक क्राकाटोआ। बहुत बार पूछा गया क्राकाटोआ, तो इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे हमने बात किया नुसंतारा इसकी राजधानी हो गई, नई राजधानी। पहले तो जकार्ता होता था, लेकिन अब नया राजधानी इसका नुसंतारा हो गया, जो कि बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। और इसकी मुद्रा की बात करें तो रुपया, इंडोनेशियाई मुद्रा होता है रुपया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है ये करता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग। इसकी स्थापना कब की गई थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1965 को इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखेगा। ठीक है, कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में। एक प्रश्न यहाँ पे दिख रहा है आपको, नाबार्ड पूछा जा सकता है, किसका फुल फॉर्म क्या होता है? NABARD, नाबार्ड। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म याद रहेगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 1982 में शिवरामन समिति के सिफारिश पर की गई थी। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, वित्त आयोग जो कि 280 के तहत, आर्टिकल 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर गठन किया था राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है? अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी होगा तुर्की, जो कि अब नया नाम तुर्की कहा जाता है, तुर्की है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने प्रथम बार हिंदुओं के होली त्यौहार में भाग लिया था? दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान प्रथम बार हिंदुओं के होली त्यौहार में भाग लिया था? वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने कृषि के लिए एक विभाग की स्थापना की थी, दीवाने कोही, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, याद रखेंगे। और इन्हीं के दरबार में मोरक्को यात्री इब्न बतूता आया हुआ था, जिसकी पुस्तक रहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रहला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने भू राजस्व उपज का 50% तक कर दिया था? भू राजस्व उपज का 50% तक कर दिया था, वो कौन थे? तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन जो कि डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो अलाउद्दीन खिलजी थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, तो इसे याद रखेंगे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है? तिलहन से संबंधित जो क्रांति है वो कौन सा? पीली क्रांति। तिलहन से संबंधित क्रांति पीली क्रांति, ऑप्शन डी पे जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930 से लेकर के 1932 तक चला, 30, 31, 32, ये इस तरह से क्रम रहा था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि सितंबर 1931 में, और तीसरा फिर से नवंबर 1932 में। और तीनों में भाग लिया था भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर। तो यहाँ पे याद रहेगा भीमराव अंबेडकर, तो इम्पॉर्टेंट है ही। चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है, या फिर हम कह सकते हैं उपग्रह है? हिप्पोकैम्प किस ग्रह का एक उपग्रह है? तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, वरुण, जिनको हम लोग समुद्र के देवता के नाम से जानते हैं। वरुण समुद्र के देवता के नाम से प्रसिद्ध है।
और वरुण जो है वो सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह है, यानी कि सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है, या फिर कह सकते हैं 8वां ग्रह है। ठीक है, 8वां ग्रह। और हिप्पोकैम्प की जो खोज की गई थी वो 2014 में की गई थी, 2014 में की गई थी, ये याद रखेंगे। सॉरी 2014 में नहीं, 2013 में किया गया था, माफ़ी चाहेंगे। 2013 में इसकी खोज की गई थी, 1 जुलाई 2013 के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और वरुण के ज्ञात अभी कितने जो कि उपग्रह हैं, तो टोटल 14 उपग्रह हैं, वर्तमान में ज्ञात 14 उपग्रह हैं। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? नियोजित विकास का विरोध किसने किया था भारत में? तो ये विरोध किया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रोमोसोम का निर्माण होता है, क्रोमोसोम का निर्माण होता है किससे होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डीएनए और प्रोटीन से क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का निर्माण होता है। और मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या जो कि 46 होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के समय इसकी संख्या जो कि 23 रह जाती है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? आग्नेय चट्टान, जिसको हम लोग प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा काला पत्थर, काला पत्थर करेक्ट होगा। देखिए आग्नेय चट्टान के अंतर्गत कौन कौन से चीज़ें आती हैं, जैसे ग्रेनाइट हो गया, ग्रेबो, डोलोराइट हो जाता है, बेसाल्ट हो गया, बिटुमिनस, और यहाँ पे साइनाइट आता है। तो ये आपका काला पत्थर इसी के अंतर्गत आता है, इसे याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन सी पे टिक करेंगे। किस खिलजी शासक ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था? किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था किस शासक ने? किस खिलजी शासक ने? तो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था, यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। और इसकी हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी, ये याद रखेंगे। अगस्त क्रांति किस क्रांति को कहा जाता है? अगस्त क्रांति किस क्रांति को कहा जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 8 अगस्त को प्रस्तावित हुआ था, 9 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, तो उसी क्रांति को कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में जानते हैं, ऑप्शन बी। भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, इसका कोड नाम क्या था? तो इसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। और वो डेट क्या था? 18 मई, ठीक है, 18 मई 1974, 18 मई 1974। अगला प्रश्न है कि सिंधिया गोल्ड कप का संबंध किस खेल से? सिंधिया गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो ध्यान रखिएगा, इसका संबंध हो जाएगा हॉकी से। हॉकी के अन्य जो कप होते हैं जैसे फेमस है रंगास्वामी कप, बेटन कप, ध्यानचंद, इंदिरा गांधी, ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाता है हॉकी के लिए, तो इसे याद रखिएगा। भारत और तिब्बत के बीच मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? भारत और तिब्बत के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? ऐसा अक्सर पूछा था कि मैकमोहन रेखा किनके किनके बीच है, तो भारत और चाइना के बीच, यानी कि भारत और तिब्बत के बीच ये मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था 1914 में। 1914 यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी पे टिक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन और स्वान ने 1838-39 में कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो ये डेट भी याद रखिएगा, स्लाइडेन और स्वान ने। कथक और कथकली का संबंध किन राज्यों से? कथक और कथकली का संबंध किन राज्यों से? कथक तो होता है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है, मतलब कि उत्तर भारत का एक नृत्य है, उत्तर प्रदेश, तो ये हो गया, उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान भी होता है कथक। और ये कथकली की बात करें तो ये केरल हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी पे जा सकते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अमलगम किसका मिश्रण है? अमलगम, तो ध्यान रखिएगा, अमलगम हम उसे कहते हैं जिस मिश्रण में एक धातु पारा हो और उसके साथ कोई और मिला हो, यानी एक पारा होना चाहिए। तो इसमें भी पारा नहीं है, इसमें भी पारा नहीं है, इसमें भी नहीं, यानी जिसमें पारा होगा वही हमारा अमलगम कहलाएगा, यानी सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। पंचशील समझौता कब और किन देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता कब और किन देशों के बीच हुआ था? तो सबसे पहला चीज़ तो आपको याद रखने की डेट, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको डेट याद रखना है। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच 1954 में 29 अप्रैल का डेट था, ये 29 अप्रैल को हुआ था, ये याद रखिएगा, 29 अप्रैल को हस्ताक्षरित हुआ था बीजिंग में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु को इस्लाम न कबूलने पर औरंगजेब ने सिर कटवा दिया था? किस सिख गुरु को इस्लाम न कबूलने पर औरंगजेब ने उनका सिर कटवा दिया था, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी हो जाएगा। और इन्हीं के पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह, जो कि अंतिम गुरु हुए।
निम्न में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती है? तो बांग्लादेश की सीमा सबसे पहले आपको ये जानना होगा कितने देशों के साथ साझा होता है, तो पाँच राज्यों के साथ। ठीक है, बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों के साथ साझा होती है। और वो राज्य कौन कौन से? तो पहला तो आपका मेघालय हो गया, दूसरा यहाँ पे असम हम लिख सकते हैं, असम याद रखिए, और तीसरा यहाँ पे देखिए मिज़ोरम भी है, चौथा बंगाल, और एक होता है त्रिपुरा। त्रिपुरा से संबंधित एक प्रश्न ये भी पूछा था कि बांग्लादेश के 3 ओर से जो घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है, तो वो त्रिपुरा ही होता है, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है वो प्रेरित है किस अधिनियम के द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि केंद्र में द्वैत शासन कब स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैत शासन होता है और एक होता है प्रांतों में द्वैत शासन। तो प्रांतों में द्वैत शासन 1919 होता है, लेकिन केंद्र में द्वैत शासन 1935 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी पे जाएंगे, 1935 बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से या फिर इनमें से कौन सी जनजाति भारत के बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में रहती है? या फिर हम डायरेक्ट कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो यहाँ पे जारवा या फिर जारवा, ये करेक्ट होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। औंग होता है, जारवा होता है, प्रहरी होता है, ये सभी यहीं पे मिलता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह अगर आपने ऑप्शन ए को टिक किया है तो आपने गलती की है, क्योंकि सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह को माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सबसे नज़दीक तो सूर्य के है बुध, तो सबसे गर्म ग्रह क्यों नहीं हुआ? देखिए, शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इस वजह से यहाँ पे सबसे गर्म ग्रह के रूप में शुक्र को माना जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कि 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जिसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है, किसने रद्द कर दिया था? किसने रद्द कर दिया था? इसे लागू किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, लेकिन रद्द किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, यानी सी आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है? मास्टर ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है किस ग्रह को? तो ये है बृहस्पति ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, जिसको मास्टर ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, और ये ध्यान रखिएगा, बृहस्पति का सबसे बड़ा जो उपग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी गैनेमिड इसी का होता है, गैनेमिड। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग, नंद और मौर्य। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बनेगा बी, जो कि ये क्रम बिल्कुल सही तरीके से मैच कर रहा है। खाद्य संरक्षण, जो कि प्रसंस्करण कह सकते हैं, हेतु प्रयुक्त होता है, किसका प्रयोग हम करते हैं? बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी, बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट वन है कि बोहरा समिति, बताइए कि किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी? बोहरा समिति। बोहरा समिति का गठन 1993 में हुआ था, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के में, और ये था राजनेताओं तथा अपराधियों के साठगांठ का जो कि अध्ययन करने के लिए। यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, 1993। मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान कर की दरें होनी चाहिए, क्या होती है? मुद्रास्फीति के अवधि के दौरान, मुद्रास्फीति के दौरान क्या होती है? तो उस वक्त होता है यहाँ पे उच्च, जो कि कर की जो दर होता है वो उच्च हो जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि आइजनहावर कप, आइजनहावर जो कप है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आइजनहावर कप का संबंध किस खेल से? तो इसका संबंध होगा गोल्फ, गोल्फ के साथ इसका सही संबंध होता है। और एक होता है कनाडा कप, नाम आपने शायद पहली बार सुना होगा। एक कनाडा कप होता है, ये भी ये आपका गोल्फ से ही संबंधित है, कनाडा कप। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है, एक तरफ ईस्वी और एक तरफ युद्ध है, तो कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा ये आपको बताइए, कोशिश करिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पे जो कि 1775, तो 1775 के साथ अगर हम इसमें युद्ध देखें तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 में सलवाई की संधि के तहत स्टार्ट हुआ और 1782 तक चला था। तो फर्स्ट का 3 के साथ, तो फर्स्ट का 3 यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, या तो ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, बी का 4 दोनों में मिल रहा है, तो बी का 4 को छोड़ते हैं, हम बात करते हैं डायरेक्ट सी और डी पर। तो देखिए सी का फर्स्ट होगा या फिर सी का सेकंड, तो सी यहाँ पे क्या है 1824। 1824 आपको पता है कि प्रथम
आंग्ल वर्मा जो युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 26 तक। तो प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध यहाँ पे करेक्ट होगा सी का फर्स्ट के साथ। तो सी का फर्स्ट कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन हम सी पे जाएंगे। ठीक है, तो बाकी आप अच्छे तरीके से मैच करके देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर बन जाता है। कौन गैर सदस्य है जो लोकसभा की चर्चा में भाग ले सकता है? गैर सदस्य है जो लोकसभा की चर्चा में भाग ले सकता है परंतु इनको मत देने का अधिकार नहीं होता है, वह है भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी ऑप्शन सी, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 76 इनके संबंध में बात कही जाती है। दो अस्पा सी अस्पा प्रथा जो वो किस मुगल बादशाह ने प्रारंभ की थी? दो अस्पा सी अस्पा जो प्रथा है वो किस मुगल बादशाह ने स्टार्ट की थी? और वो थे न्याय के जंजीर के रूप में फेमस जहांगीर। और इनके समय में जो चित्रकला था वो अपने चरमोत्कर्ष पर था, यानी मुगल साम्राज्य की चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी जहांगीर के समय में। मनुष्य की आंखें निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? मनुष्य की आंखें किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? तो ये होता है अपवर्तन के सिद्धांत। अपवर्तन के सिद्धांत ऑप्शन सी के टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, बगलिहार बांध जिसे जम्मू कश्मीर राज्य में बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर योजना के नाम से भी जाना जाता है, किस नदी पर बना है? किस नदी पर बना हुआ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर बना हुआ है। इसको याद रहेगा, चिनाब नदी पर। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इससे और भी अध्ययन करना है और भी अच्छे तरीके से डीपली अध्ययन करना है, हमारे सारे नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको हमारे एप्लीकेशंस पे जाना होगा। एप्लीकेशंस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप जाइए, एप्लीकेशंस को चेक करिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज आपको बिहार एसएससी सीजीएल के लिए मिल जाएगा। और साथ ही साथ जिनका मैथ्स वीक है तो मैथ्स और रीजनिंग की क्लास भी वहाँ पे चल रही है, आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत ही कम कीमत पर, यार इतना कम कीमत पर आपको यूट्यूब पे पूरे, आप यूट्यूब पर छान मारिए, अगर मिल जाए तो हमें बताना। चलिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं यूएनओ। तो यूएनओ का जो गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पोलियो दिवस, ये भी याद रखिएगा 24 अक्टूबर। अब यहाँ पे यूएनओ से संबंधित और भी 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि यूएनओ में जो वर्तमान सदस्य हैं 193, और इसके भारत की बात करें तो भारत इसमें कब शामिल हुआ था? तो ये एक इसका संस्थापक सदस्य था, यानी 1945 से इसमें शामिल है। और इसके स्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है, जिसमें कौन कौन से शामिल है? ए, बी, सी और एफ, आर हम याद रखते हैं, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया। ये 5 सदस्य इसके स्थायी सदस्य हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ग्वालियर में। ग्वालियर ऑप्शन बी पे टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी धान की खेती के लिए संपूर्णतः आदर्श मानी जाती है? धान की खेती के लिए संपूर्णतः आदर्श मानी जाती है, और वो मिट्टी कौन सी है? तो बाढ़ की मिट्टी, जिसे जलोढ़ मिट्टी के रूप में भी हम कह सकते हैं, ऑप्शन सी। बादामी चालुक्यों ने बादामी में स्थानांतरित होने से पहले कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई थी? कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई थी? तो इन्होंने एहोल में बनाया था। एहोल ऑप्शन ए, मंदिरों के शहर के रूप में भी जाना गया है एहोल। संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर को आयोजन किया गया था 1946 में, जिसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, सबसे वरिष्ठ जो कि नेता थे इस सभा के। दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और 2 दिन के पश्चात अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, और 2 दिन के बाद 13 दिसंबर को जो कि उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। तो ये तीनों डेट आपको याद रखना है। और उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत मतलब कि स्वीकारा कब किया गया था? तो स्वीकारा गया था 22 जनवरी 1947 को। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करती है? यानी सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रीट जारी करता है? तो ये आपका हो जाएगा 32, जबकि हाई कोर्ट जो होता है वो 226 के तहत जारी करता है। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पास या फिर दर्रा लहासा से तवांग को जोड़ता है? लहासा से तवांग को जोड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बमला दर्रा या फिर बुमला दर्रा कहा जाता है। और ये क्या होता है कि भारत और अरुणाचल प्रदेश राज्य को तिब्बत के लहोका एक है, लहोका विभाग के बीच हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है और इसे जोड़ता है। तो बुमला दर्रा यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 46 है कि डिमांड ऑफ लॉ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। डिमांड ऑफ लॉ जो है वो किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन ए, इसकी मांग पर एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव। इसकी मांग पर एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 की कला भवन 1919 में स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान का एक प्रसिद्ध संस्थान है, यह कहाँ पर मौजूद है। कला भवन 1919 में स्थापित हुआ था, जो कि दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान का एक प्रसिद्ध संस्थान है, ये मौजूद है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, देखिए पश्चिम बंगाल से दो चीज़ें हमेशा पूछ जाती है, एक तो आपका गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है, और दूसरा एक दक्षिणेश्वर काली मंदिर, ये भी आपका पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पेपर में आता रहता है, तो इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता का अद्वैत सिद्धांत दिया था। संप्रभुता का अद्वैत सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। ठीक है, ऑस्टिन करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2 पॉइंट्स है, दोनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही होगा। पहला पॉइंट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, तो ये पॉइंट तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे भारतीय नहीं लिखा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कहा था तब सरोजिनी नायडू को सही करते, तो फिलहाल ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बद्रुद्दीन तैयबजी थे, ये बिल्कुल सही है। तो केवल और केवल 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन बी सही होगा। देखिए आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया। किस आर्टिकल में ये बात कही गई है कि अगर इन दोनों के बीच विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटारा जो कौन करेंगे, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। तो यहाँ पे सही आंसर 71 हो जाएगा, 71। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आर्टिकल 53 में क्या बात कही गई है, 53 क्या है। ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित है लेकिन क्या है इसमें आपको बताना है कमेंट्स करके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्लीकेशंस की लिंक दिया, एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए, चेक कर लीजिए आपके लिए कितना यूज़फुल रहता है। ठीक है, आपकी ज़रूरतमंद की चीज़ें एप्लीकेशंस पे डाली गई है और वहाँ से आप जा करके ज्वाइन करके अपनी स्टडी को और भी जो कि मजबूत कर सकते हैं। और बाकी PDF वगैरह के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट PDF डाल दी जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।